हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल इंडिया नंबर 1 दीप गिल पर। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, जैसा कि आपका प्यार मिल रहा है मेरे ब्लॉग्स को, जो मैं ये स्टोरी नरेशंस के ब्लॉग बना रहा हूँ। आपका बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने पिछले 2 भाग में देखा कि इस तेंदुए के कारनामे और किस प्रकार ये मैन ईटर बना और इसको कैसे कैसे मारने के प्रयास हमारी सरकार, जो हमारी गढ़वाल की सरकार द्वारा किए गए, लेकिन कैसे कैसे ये बचता रहा। लेकिन उसके बाद इसने जो आतंक मचाया और इसे मारने के लिए कि जिम कॉर्बेट अब क्या प्रयास करते हैं, तो चलिए देखते हैं इस भाग में। बने रहिएगा दोस्तों ब्लॉग के साथ। चलिए दोस्तों, मतलब जिम कॉर्बेट जी बताते हैं कि वो इससे पहले भी ऐसा नहीं था कि उसके लिए उसको मारने का प्रयास नहीं किया गया। 3 बार जिम कॉर्बेट जी बोलते हैं, अगर वो एक भी बार इन प्रयासों में सफल हो जाते तो जो उसने 1918 से 1925 के बीच का जो तांडव मचाया था, इतने सैकड़ों लोगों को मारा था, तो ये नुकसान होने से बच जाता। तो इसी पश्चात जिम कॉर्बेट जी बोलते हैं कि अब ये सारे जब वो उनको भेजा गया यहाँ पर रुद्रप्रयाग में, तो अब वो आ चुके थे और अब इसी दौरान वो देखते हैं कि वहाँ पर जो वहाँ के चीफ डिप्टी कमिश्नर थे हैबर्टसन, वो भी आ जाते हैं वापस अपनी वाइफ के साथ। तो इस वजह से अब उन्हें वहाँ का जो इंस्पेक्शन बंगलो था वो अपने साथियों के साथ छोड़ना पड़ता है और वो डिसाइड करते हैं कि रुद्रप्रयाग के साथ जो खेत थे, जो फील्ड थी, वहाँ पर जाकर वो अपना एक हट बनवाते हैं जहाँ पर वो चारों तरफ बाड़ा बनवा देते हैं ताकि ताकि आसपास के जीव जंतु वहाँ पर अंदर ना आ सकें। और अपने कुक और अपने जो उनके साथ सामान उनका कैरी करते हैं, उनके साथ वहाँ पर वो डेरा बना लेते हैं अपना। साथ ही दोस्तों वो बताते हैं कि वहाँ पर नाशपाती का पेड़ था जिसकी ब्रांचेस या उसकी डालियाँ उनके हट के ऊपर आ रही थी। तो अब वो ये चीज़ देख रहे थे कि ऐसा ना हो कि तेंदुआ कभी आए और यहाँ से चढ़कर अंदर आ सकता है सीधे अंदर हट के जो उन्होंने सराउंडिंग अपनी बना रखी थी। तो वो उसको कटवाने का काम बोल देते हैं अपने लोगों को कि इसे काट दीजिए। तो वो जैसे ही काटने लगते हैं, लेकिन फिर उन्हें ध्यान आता है, वो बोलते कि नहीं ऐसा तो, क्योंकि वो ऐसा तो सीधे उनके धूप आएगी उनकी हट पे और जिससे उनके आसपास के सारा गर्म माहौल हो जाएगा। तो वो फिर निश्चय करते हैं वो कि आदेश देते हैं अपने साथियों को कि आप ऐसा कीजिए, इन्हें काटिए मत, इसे बांध दीजिए। और जब हम रात को बांध दिया करेंगे और सुबह होते ही इसे खोल दिया करेंगे ताकि वो छाया बनी रहे आसपास के हट के सराउंडिंग्स में। तो रात को अब लेट जाते हैं अपने साथियों के साथ, लेकिन जैसे ही वो लेटते हैं उन्हें एक मन में एक डर सा लगता है कि कहीं तेंदुआ ना आ जाए और मेरे साथियों की जान खतरे में है। तो ऐसा सोचते हुए वो सो जाते हैं। अब आधी रात को उन्हें आवाज़ आती है पेड़ पे चढ़ने की। जब वो पेड़ पे चढ़ने की आवाज़ आती है तो वो उठ जाते हैं। वो जैसे ही उठते हैं वो सोचते हैं ये ज़रूर तेंदुआ होगा, और वो अपनी राइफ़ल उठाकर चप्पलें पहनकर बाहर की तरफ को निकलते हैं। और इतने में उनके कुक की भी नींद खुल जाती है, और जैसे ही वो उसकी नींद खुलती है उसके बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, बाघ बाघ बाघ। जैसे ही वो इतने में वहाँ पर जिम कॉर्बेट जी भी बाहर पहुँच जाते हैं अपनी राइफ़ल को निशाना लेकर तेंदुए की तरफ। जब वो देखते हैं तेंदुआ ऑलमोस्ट कूदने ही वाला था उस कुक और जो बाहर मजदूर लेटे हुए थे, तो वो अपनी घात लगाकर बैठ गया था। लेकिन जैसे ही उसने राइफ़ल देखी उसने छलांग लगाई दूसरे खेतों की तरफ, जो पेड़ के पिछली तरफ पहाड़ी खेत होते हैं, वहाँ पर उसने छलांग लगाई और भाग गया। इसके बाद अगले दिन उन्होंने वो वृक्ष को कटवा दिया जिम कॉर्बेट जी ने, और इसके बाद ना कोई कभी वहाँ लेपर्ड आया, ना कोई ऐसी कोई घटना हुई। और इसके बाद जिम कॉर्बेट जी बोलते हैं कि एक और इंसिडेंट था। अब जब वो यहाँ आने वाले थे तो सरकार ने उनसे पूछा था कि आपको क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ जाने के लिए, जो आपको इस ऑपरेशन में चाहिए होंगी। तो उन्होंने उस टाइम एक इलेक्ट्रिक लाइट की मांग की थी, क्योंकि उन्हें पता था उनका ज़्यादातर ऑपरेशन रात में होगा, तो रात में उनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब दोस्तों अब बताते हैं कि वो अब एक प्लान करते हैं कि वो जो अलकनंदा के ऊपर ब्रिज था बना हुआ, वो उसके एक किनारे के ऊपर बैठ जाते हैं। उनको एक विश्वास था कि जरूर यहाँ से जो रुद्रप्रयाग का लेपर्ड है यहाँ से गुजरेगा और
वो वहाँ पे उसको ट्रैक करके मार देंगे। तो तकरीबन 20 दिन तक उन्होंने वेट किया और एक दिन उन्होंने देखा कि जब वो वहाँ से उतर कर आए, और हाँ, इसकी एक बीच की एक और घटना बताते हैं कि वहाँ वो हमारे भारत के समाज के बारे में बताते हैं कि जब वो एक दिन वहाँ पर उस ब्रिज पर बैठे हुए थे तो वहाँ सामने से उन्हें एक आदमी चलता हुआ दिखाई दिया, जिसने कि एक 6 फीट लंबा क्रॉस को होल्ड करके रखा था, पकड़ा हुआ था, और उसके माथे पर भी क्रॉस था और हार्ट के यहाँ पर भी क्रॉस था। तो वो अब बहुत ही आश्चर्यचकित होकर उसको जिम कॉर्बेट जी देख रहे थे ऊपर से। तो वो कुछ देर चलता था, फिर रुक जाता था और क्रॉस को टैप करता था उस ब्रिज के ऊपर। अब बहुत ही आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे जिम कॉर्बेट जी, लेकिन जिम कॉर्बेट जैसे ही उनके पास पहुंचा तो उस आदमी ने ऊपर जिम कॉर्बेट जी की तरफ देखा और उन्हें सल्यूट किया। अब जिम कॉर्बेट जी ने भी एक स्माइल देते हुए उसे विश के उसको उसका जवाब दिया और फिर वो आदमी आगे को निकल पड़ा। अब जिम कॉर्बेट जी बोलते हैं कि मैंने उसको इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो एक आदमी जो कि नॉर्थ इंडियन लग रहा था, एक ब्रिटिशर नहीं था, लेकिन एक क्राइस्ट पीपल था और क्राइस्ट मैन था, जैसे कि जो कि शायद अपनी प्रार्थना कर रहा है। तो इस वजह से उन्होंने उसे कोई कारण नहीं पूछा कि ये आप क्या कर रहे थे। तो फिर उसने आगे जाके लोगों ने देखा तो उन्होंने पूछा उससे कि क्या आप कौन हैं, कैसे। उसने बोला कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ और मुझे पता लगा है कि यहाँ पर एक आदमखोर आत्मा है जो लोगों को मार रही है, आदमखोर तेंदुए की आत्मा। तो उसमें आत्मा को मैं एक टाइगर का पुतला बनाऊंगा और उस आत्मा को इस पुतले के अंदर डालूंगा और इस पुतले को नदी में बहाकर फिर ये समुद्र में चले जाएगी। फिर कोई यहाँ पर हत्या या कोई मारा नहीं जाएगा। तो अब जिम कॉर्बेट जी बोलते हैं कि अब उस समय के लोग उसकी बातों में आगे, अब वो इस बातों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने उसकी बात को माना, सुना और वो अपने काम में लगे रहे, जैसे वो उस ब्रिज के ऊपर उसको ट्रैक कर रहे थे तेंदुए को। तो उन्होंने उस समय की बात बताते हैं कि वो आदमी वो लगा हुआ, कुछ लोग उसके साथ मिल गए, जो उसके लोग भी उसके साथ आए थे, कुछ गांव के लोग उसकी आके हेल्प कराने लग गए वो टाइगर बनाने के लिए, जो लक्कड़ का और एक थोड़ा सा सस्ते टाइप का कागज़ से वो उसको फोल्ड करके टाइगर बनाते थे और शाम को वहीं पर लेट जाते थे और एक छोटी सी कुटिया वगैरह उन्होंने वहीं बना ली थी। वो तकरीबन 4-5 दिन का उनका समय लगा इस टाइगर को बनाने का और जब वो बन गया तो बड़े खुश हुए। लेकिन अब जिम कॉर्बेट जी बोलते हैं एक दिन सडनली इतनी भारी बरसात हुई कि उनका वो टाइगर ऑलमोस्ट ख़राब हो गया। सब कुछ उसकी बनावट थी वो ऐसी, वैसे भी तो वो टाइगर लगता ही नहीं था, बोलते वो किसी भी जीव की तरह पुतला लग ही नहीं रहा था। लेकिन अब उसे वो इतने अच्छे तरीके से वो आदमी देखता था कि जैसे कि उसने हूबहू एक टाइगर बना दिया है और बहुत ही प्राउड फील करता था उसे देखकर। तो जैसे ही उसके ऊपर बरसात होती है वो ख़राब हो जाता है तो उसे अगले दिन उसका मूड बहुत ख़राब होता है और लेकिन वो दोबारा उसे बनाना आरंभ करता है। इतने में फिर उसे कुछ दिन बाद वो बोलता है कि इसके अंदर मंत्र उच्चारण करके उसको बहा देता है। तो ये चीज़ें जिम कॉर्बेट बोल रही हैं साथ साथ चल रही थी इस दौरान, जो अंधविश्वास वगैरह की जो वो बातें करते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही थी। और ऐसे लोगों को तो जिम कॉर्बेट जी बोलते हैं अगर भारत में कोई भी धर्म से रिलेटेड कोई भी आदमी आ जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो उससे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं पूछे जाते हैं। तो अब इसी दौरान की वो घटनाएं बताते हैं आगे कि ऐसा ऐसा चल रहा था। तो फिर वो उन्होंने काफ़ी बार देखा कि वो तेंदुए ने जब वो उतर कर आते थे तो अपने बंगलों की तरफ जाते थे तो वो उनको फॉलो करने के वो मिलते थे, जो उसके पग मार्क होते थे तेंदुए के, वो उसको फॉलो करने के मिलते थे क्योंकि वो उसके पग मार्क्स को बहुत अच्छे तरीके से पहचानते थे। तो एक बार क्या हुआ कि आप जिम कॉर्बेट जी बोलते हैं कि एक जगह किसी गाय को मार दिया, एक गांव की घटना है। तो वो वहाँ पर जाकर जब जिम कॉर्बेट जी इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो साथ में उनके साथ हाइबर्टसन भी जाते हैं। अब हाइबर्टसन जब वो जाकर देखते हैं कि गाय मारी है और उसको बैठकर उसने वहाँ खाया भी था, कुछ हिस्सा खा लिया था और कुछ हिस्सा छूट जाता। अब जिम कॉर्बेट जी को पता था ज़रूर यहाँ तेंदुआ वापस आएगा बाकी का बचा शिकार खाने अपना। तो वो जिस रास्ते से आया था उस रास्ते को फॉलो करते हुए उन्होंने उसी के पास उन्होंने देखा एक घास फूस का
ढेर लगा होता है। जैसा कि आमतौर पर आपने गांव में देखा होगा कि घास फूस को जिसको कि अब मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है लेकिन कुछ बोलते हैं उसे, तो उसके ऊपर उन्होंने मशान बनाई और वहाँ पर बैठ गए हाइबर्टसन और वो। और एक इतना अच्छा मशान बनाया गया था वो कि वो ऊपरले बीच वाले में खुद जिम कॉर्बेट जी बैठ गए, और ऊपर क्योंकि पूरा दिन था उनके पास इसकी तैयारी करने का, इसलिए बहुत अच्छा मचान बना था। मचान होता है जहाँ पर किसी ऐसे आदमखोर को मारने के लिए ऐसी जगह एक दिन के अंदर लकड़ियों से ऐसा ढांचा बनाया जाता है जिस पे छुप कर बैठ कर आदमखोर का शिकार किया जा सके, ताकि उस आदमखोर को, वो आदमखोर नहीं देख पाता है, जीव नहीं देख पाता है, लेकिन हम इंसान उस जगह पर बैठ के उसका शिकार कर सकते हैं। तो उसको उस वैसा मशान बनाया गया था, उसके ऊपर हाइबर्टसन बैठे थे। लेकिन जहाँ हाइबर्टसन बैठे थे वो थोड़ा बहुत ही नैरो टाइप का प्लेस था जहाँ पर वो ढंग से बैठ भी नहीं पाए। और बैठे हुए थे, सडनली वो इंतज़ार करते, चांदनी रात थी और हर तरफ चांदनी की रोशनी फैली हुई थी। अब रात को जैसे ही लेपर्ड क्राउल करता हुआ आता है अंदर की तरफ को, तो जिम कॉर्बेट जी को मालूम हो जाता है कि लेपर्ड आ गया है और जस्ट 4 फीट नीचे है उनके। और इतने में जैसे ही वो क्राउल करता हुआ नीचे गाय की तरफ को जा रहा था, इतने में हाइबर्टसन जी की तरफ से चर्राहट की आवाज़ आती है। उस चर्राहट को सुनकर वो लेपर्ड पीछे से भाग जाता है, वो उस गाय की तरफ नहीं जाता और पीछे भाग जाता है। अब वो एक्चुअली हुआ था, वो चर्राहट इस वजह से आई थी क्योंकि उनके हाइबर्टसन के पैर में मोच आ गई थी एक ही पोजीशन में बैठने की वजह से। तो वो अपनी करवट बदल रहे थे और उस करवट बदलते हुए उनकी चर्राहट हुई, जिसकी वजह से वो दौड़ गया। अब उनको बहुत बुरा लगा कि हाथ आया, लेपर्ड निकल गया। अब ऐसी ही घटना एक और जगह हुई जहाँ पर ये बैठे हुए थे, वहाँ पर भी उसने गाय मार दी तेंदुए ने, और वहाँ पे भी उन्होंने घास फूस की बना हुआ था जहाँ पर जगह देखी, यहाँ बैठ के कॉर्बेट जी इंतज़ार करेंगे। लेकिन उस रात अंधेरी, इतना अंधेरी रात थी कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और अमूमन तौर पर जिम कॉर्बेट जी को अपने पर पूरा विश्वास था और लोगों के मुकाबले उनको रात में बेहतर दिखाई देता था, इसी वजह से वो शिकारी थे। तो अब वो वहाँ पर बैठ गए। अब वहाँ पर क्या होता है कि जब वो गाय की तरफ लेपर्ड उसको वहाँ पर आता है, तो अंधेरी रात की वजह से उन्हें एकदम से, और ऊपर से मौसम भी बरसात होनी शुरू आरंभ हो जाती है। एक तो आवाज़ की में उन्हें पता नहीं लगता है बारिश की आवाज़ में कहाँ, जब लेपर्ड आता है तो वो उसे खाना आरंभ करता है। जिम कॉर्बेट जी इंतज़ार करते हुए जैसे ही देखते हैं कि वहाँ से तेंदुआ हटा है थोड़ा सा, तो निशाना लेकर फायर कर देते हैं। अब वो फायर लगता है और जिम कॉर्बेट जी को लगता है कि ज़रूर तेंदुए को ये फायर लगा है, लेकिन उन्हें इतना मालूम था कि तेंदुआ इससे मारा नहीं गया। तो वो इंतज़ार करते हैं सुबह होने का। जैसे ही वो देखते हैं जहाँ पर उन्होंने फायर किया था वहाँ पर कुछ उसके फर, जो उसके बाल थे तेंदुए के, वो गिरे होते हैं और गोली ज़मीन में धंसी थी। ना वहाँ कोई ब्लड था ना कुछ था। तो वो समझ जाते हैं कि तेंदुए को गोली नहीं बजी और बचकर तेंदुआ निकल गया है। तो उन्हें उस दिन भी बहुत ही ज़्यादा सैडनेस फील की, उन्होंने बहुत ज़्यादा दुखी हुए कि आज भी नहीं मार पाया। अब जिम कॉर्बेट जी बोलते हैं कि एक जगह उन्होंने तेंदुए ने अब तेंदुआ ऐसे ही बाहर जाते बहुत कर रहा था, तो अब तेंदुआ घुसा एक साथ ही का कोई गांव था, रुद्रप्रयाग के साथ, बाज़ार के साथ जो लगती खेत थे, वहाँ पर एक अकेला सा एक घर था जहाँ पर एक आदमी, उस घर में एक कमरे का उसका मकान था जिसको उसने पार्टीशन दिया था एक लक्कड़ के फट्टों के द्वारा। अब उन लक्कड़ के फट्टों में उसने एक तरफ किचन बना रखा था और एक तरफ उसका कमरा था, और वो आदमी अकेला रहता था, और 1-2 उसने गाय रखी हुई थी वहाँ पर। अब जो 1-2 गायें थी उन्होंने रखी हुई, उसके चारे की पिछली तरफ उन्होंने चारा चूरा उसका जो रखा होता था, तो रात को उन्होंने फट्टों का बहुत ही ज़बरदस्त अंदर से मजबूती तरीके से बीच में पार्टीशन करवाया था। अब रात होते ही उस घर में उस किचन के थ्रू तेंदुआ घुस गया। उस किचन में जब वो तेंदुआ था तो वो जैसे ही उसने अंदर उस आदमी को देखा, उस आदमी ने भी उस तेंदुए को देख लिया कि अंदर तेंदुआ आ चुका है,
और उसने उस आदमी के शिकार करने के लिए प्रयास करना आरंभ किया और उसे फट्टे के ऊपर ज़ोर ज़ोर से पंजों को रगड़ना या प्रयास करना आरंभ कर दिया ताकि वो फट्टे को निकाल कर उस आदमी का शिकार कर ले। अब वो आदमी भी पसीने पसीने हो चुका था, इतना भयंकर रूप से डर चुका था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। वो एकदम से बस भगवान भरोसे हो गया था कि भगवान कृपा करके मुझे इस मुसीबत से बचाएं। अब लाख प्रयास करने के पश्चात जब तेंदुआ उस फट्टों को हटा नहीं सका तो गुस्से में बाहर निकला और उसने गाय को मार दिया जो उसकी बाहर गाय थी, और उसे बैठकर वहाँ खाया भी कुछ देर और फिर चला गया। अब ये इंसिडेंट दोबारा जिम कॉर्बेट जी को पता लगता है। अब जब जिम कॉर्बेट जी को पता लगता है तो हाइबर्टसन और जिम कॉर्बेट इस जगह पर इंस्पेक्शन करने आते हैं। तो वो देखते हैं कि जिस जगह से वो आया था और कहाँ से वो घुसा है उस जगह को मुआयना करते हैं और वो उसके पग मार्क्स देखते हैं। तो वहाँ पर वो सरकार द्वारा सहायता दी गई थी, एक लोहे के पंजे होते हैं, पंजे जो चेन के साथ उनका सस्पेंशन वो होता है, जुड़े होते हैं। तो वो चेन रूपी पंजे साथ में लेके आए थे। ऐसे पंजे होते हैं जिससे कि तेंदुआ अगर उसमें एक उसकी लात फंस जाएगी तो वो उससे लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं छूट सकता। और वो उन्होंने वहाँ पर लगा दिया पंजा, और उसकी जो चेन थी वो उन्होंने एक पेड़ के साथ बांध दी, और वहाँ पर उन्होंने एक जो पेड़ के साथ जो घास फूस वहाँ पे भी रखा गया था जहाँ पर उसने वो गाय मारी थी, किल किया था, उसी के साथ जो पेड़ था उसी के घास फूस का एक ढेर था, उसी के ऊपर उन्होंने थोड़ा सा मशान रूपी अपने को स्थान बनाया और वहाँ पर बैठ गए हाइबर्टसन और जिम कॉर्बेट जी। अब जिम कॉर्बेट जी बोलते हैं कि काफ़ी देर उन्होंने इंतज़ार किया। अब आसपास के जो वहाँ पर गांव थे वो भी लोग, जब तक तो रात हुई नहीं थी तब तक आवाज़ें आ रही थी लोगों के खाना बनाने की, और तब तक रोशनी भी थी, और जैसे ही अब रात होती है तो लोग सो जाते हैं। लेकिन लोगों को ये पता था कि आज जिम कॉर्बेट इंतज़ार कर रहे हैं तेंदुओं का पिंजरे के पंजे के साथ, जो लोहे का पंजा उन्होंने रखा था उस लेपर्ड के लिए। तो कुछ लोग शायद उस समय भी सोए नहीं थे, इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन अब आधी रात होती है, तेंदुआ तकरीबन 10-11 बजे एंटर करता है उसी रास्ते से, और उन्हें सडनली आवाज़ आती है तेंदुओं के कहराने की, जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। जिम कॉर्बेट समझ जाते हैं कि तेंदुआ ज़रूर फंस चुका है इस समय पंजे में, उस पंजे में। तो वहाँ पर जिम कॉर्बेट जी निशाना लेकर उसी तरफ जहाँ उन्होंने पंजा लगाया था निशाना लेकर फायर कर देते हैं। जब वो फायर करते हैं तो अच्छे से रोशनी ना होने की वजह से वो जो गोली का निशाना है वो सीधे उस जंजीर पर लग जाता है जो उन्होंने बांधी थी पेड़ के साथ। जब वो जंजीर की उनकी गोली से वो टूट कर वो पंजे के साथ ही तेंदुआ निकल गया, दौड़ गया वहाँ से। लेकिन वो इतना करा रहा था, इतने दर्द में था, तो जिम कॉर्बेट जी को पता था कि ये तेंदुआ कहीं आगे पीछे नहीं गया है, ये यहीं है, आसपास ही है। तो अब क्या होता है कि अब जो लोग थे उन्होंने जैसे ही फायर और उसके कहराने की आवाज़ सुन रहे थे तो लोग उठ चुके थे, और लोग एक उत्सुकता में, एक खुशी से बाहर निकले। उन्हें लगा कि तेंदुआ मारा जा चुका है, तो बड़ी खुशी के साथ सारे बाहर निकल आए और मशाले लेके, एक लालटेन लेके। लेकिन अब उनके इतना शोर शराबा कर रहे थे लोग कि जिम कॉर्बेट जी उनको सबको चिल्ला कर बोल रहे थे कि रुकिए रुकिए, तेंदुआ भी मारा नहीं गया, आप लोग सभी अपने अपने घरों में रहिए, अभी मत बाहर निकलिए। लेकिन लोगों को सुनाई नहीं दे रहा था आवाज़ में, तो लोगों ने उस इलाके को, आसपास के इलाके में सब लोग इकट्ठे हो गए। अब जिसे देखकर तेंदुआ भी, एक तो पहले ही वो इंजर्ड था, घायल था, ऊपर से वो इतने लोगों की प्रेजेंस को देख के और ज़्यादा गुस्से में आ गया था। तो जिम कॉर्बेट जी को एक तरफ शक हुआ कि वो खेत के दूसरी तरफ है जहाँ पर उन्होंने अपनी बंदूक से गोली मारने का प्रयास किया। लेकिन वो अब उनकी गोली में, जो उनकी गन थी उसके अंदर पता नहीं कुछ खराबी आ गई थी कि जिसकी वजह से वो नहीं चली, कोई रीज़न था। फिर उन्होंने उनकी एक और बंदूक साथ में कैरी करके लेके आए थे, वो उनको गैसोलीन वाली थी जिसे पंप मारकर ऑपरेट करते थे। तो उससे उन्होंने उसे नीचे उतरे जिम हाइबर्टसन के साथ। अब हाइबर्टसन आगे थे और जिम कॉर्बेट पीछे, लेकिन हाइबर्टसन की उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन थी। तो उन्होंने हाइबर्टसन जी को बोला कि आप मेरे पीछे चलिए, और वो खेत की तरफ को निकल गए नीचे। अब साथ साथ उन्होंने इशारा करके सभी लोगों को बोल दिया कि आप सभी लोग पीछे रहिए,
आगे कोई नहीं आएगा क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं है। जैसे ही उन्होंने देखा आगे, अब तेंदुआ उन्हें आगे दिखाई दिया जो कि बहुत कर्रा रहा था और गुस्से से उन्हीं की तरफ गुर्रा रहा था इतने बड़े दांतों के साथ। तो उस पर निशाना लिया जिम कॉर्बेट जी ने और गोली दाग दी। गोली सीधे उसके माथे पर लगी और तेंदुआ वहीं पर ढेर हो गया और लोगों ने बड़ी खुशी मनाई। अब लोग खुश हो गए और खुश होकर जिम कॉर्बेट जी की तरफ भागे और उनको बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद। अब वहाँ पे 2 बांस के डंडों के साथ तेंदुओं को बांधा गया और पूरे गांव में ढोल बाजों के साथ इसके साथ भ्रमण किया गया और जहाँ जिसमें आगे आगे जिम कॉर्बेट और हाइपटसन जी थे और बाकी लोग पीछे तेंदुए के साथ चल रहे थे, पूरे गांव के लोग। तो जहाँ हर घर के सामने उसका ठहराव किया जाता था। पर जिम कॉर्बेट जी जानते थे क्योंकि उन्होंने वो तेंदुए को एक बार उसको देखा हुआ था, तो वो उनका पता नहीं क्यों मन में ये आ रहा था कि ये वो तेंदुआ नहीं है जो लोगों को मार रहा है। लेकिन अब लोगों की जब सभी लोग बोल रहे थे कि ये बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तेंदुए को मार दिया तुमको, तो इस उनकी जो लोगों की एक उपेक्षाएं उनसे हो गई थी, जो धन्यवाद की सिलसिला चल पड़ा था, तो उसमें वो अपनी बात बता नहीं पा रहे थे कि शायद ये वो तेंदुआ नहीं है। पूरा विश्वास था उन्हें कि ये तेंदुआ नहीं है, लेकिन हाइपटसन को पूरा विश्वास था कि ये वही तेंदुआ है। तो इसी दौरान अब वो घर घर के सामने रखने के पश्चात लास्ट में उसे इंस्पेक्शन बंगलों में लेके आया गया, उसकी जो शव को तेंदुए के, और अगली सुबह रात भर उनमें आपस में हाइपटसन और जिम कॉर्बेट जी में ये द्वंद्व और ये बहस जारी रही कि ये मैन-ईटर है या नहीं है। क्योंकि वो जिम कॉर्बेट जी अपने फैक्ट्स बता रहे थे कि उन्हें क्यों लग रहा है कि ये वो तेंदुआ नहीं है जिसे मारना चाहते हैं वो, और हाइपटसन जी अपने फैक्ट बता रहे थे कि ये वही वाला है तेंदुआ जिसने कि कुछ एक इंसिडेंट हुए थे क्योंकि उसके पग उससे मिल रहे थे जिसने कि उस आदमी को मारने का प्रयास किया था जिसकी गाय उसने बाद में मारी थी, और वो वहीं उसी इलाके में उस गाय को खाने के लिए वापस आया था। तो दोस्तों मतलब कि इस तरह से उनमें रात भर ये बहस चलती रही, और जिसमें कि जिम कॉर्बेट जी और अब बोल नहीं पाए कि चलो ठीक है, वो भी उन्होंने सोचा कि शायद हाइपटसन सही है क्योंकि उनके पास कोई भी इसका साक्ष्य मौजूद नहीं था कि ये वो मैन-ईटर नहीं है। अब सुबह होते ही उन्होंने दोनों ने डिसाइड किया कि वो अब पौड़ी वापस चले जाएंगे। ये अच्छा हुआ कि अभी तक हाइपटसन ने कोई टेलीग्राम नहीं भेजा था सरकार को कि ये तेंदुआ मैन-ईटर मारा गया। जब तक कि वो डिसाइड करते कि मैन-ईटर टेलीग्राम भेजने का डिसाइड करते कि भाई मारा गया है तेंदुआ, एक रिपोर्ट देते गवर्नमेंट को, उससे पहले ही उन्हें एक वहाँ से आदमी भागता हुआ आया और उसने बताया कि एक 2-3 गांव दूर एक जो तीसरा चौथा गांव है वहाँ पर एक महिला को एक तेंदुए ने मार दिया है और खा लिया है। इसी के साथ दोस्तों मैं अब अपने इस स्टोरी को विश्राम देने जा रहा हूँ। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है, तो कृपया दोस्तों स्टोरी देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके इस भाई को थोड़ा और प्रोत्साहन मिले। मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो भाइयों आप सभी से निवेदन है कि अपने भाई के ऊपर कृपा बनाए रखो और मेरे वीडियोस को प्लीज़ कृपया पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी अब अगले एपिसोड में आएगी, तब तक इंतज़ार कीजिए भाई का, और मैं जल्द ही आपको नई स्टोरी इसी के अगली स्टोरी आपको अगले पार्ट में ला रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।